Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. मॉक्स के जो मार्क्स होते हैं ना 27 तो मेरा ऐसा था कि प्रिपरेशन नहीं 27 से 45 में बहुत जल्दी जंप कर गया था मुश्किल से एक वीक में 45 तक आ गया बट ये 45 से 60 का बैरियर मुझे एटलीस्ट 1.5 मंथ्स लग गए ये बैरियर क्रॉस करने में और कभी कभी तो ऐसा लगता था यार इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा कुछ भी कर लो तो मैं कभी कभी ऐसा रहता था कि मैं मॉक्स बंद कर देता था पढ़ाई बंद कर देता था और थोड़ा सा एक दिन का कंप्लीट रेस्ट लेता था मतलब या तो मैं बाहर चला जाता था या उस दिन मैं 2 से 3 मूवी देखता था मतलब ऐसा था कि माइंड को जितना ज़्यादा शांत रखने की कोशिश क्योंकि जब आप ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे तो धीरे धीरे डिमोटिवेशन आने लग जाती चाहे वो कोई भी स्टूडेंट आई थिंक AIR 1 भी हो चाहे आप लास्ट हो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा 6 साल से बट ये बहुत सीधे सिंपल है कि डिमोटिवेट आप होगे ही होगे। सबसे पहले मैं निमिष सर का स्वागत करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पे। निमिष सर स्वागत है आपका टेक्स्टबुक की प्लेटफॉर्म पे और आपका जो सिलेक्शन है आपका जो सक्सेस है उसके लिए कांग्रेचुलेशंस भी। थैंक यू सो मच सर। यस, तो निमिष सर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपने जो अभी एग्जामिनेशंस क्लियर किए उसका जब रिजल्ट आपने देखा तो आपकी रिएक्शन क्या थी और आपने जब ये खुशखबरी आपके घर वालों को सुनाई तब उनका रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली सर मतलब ये रिजल्ट मेरे लिए एक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पीओ का रिजल्ट 11th ऑफ मार्च को आया था और 12th ऑफ मार्च को मेरा IPS पीओ का इंटरव्यू था तो उस टाइम मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ था मतलब IPS पीओ का इंटरव्यू देख रहा था लोगों पे कैसा क्या चल रहा है एंड सडनली IPS के लिंक में अपडेट आया कि RRB का रिजल्ट आ रहे हैं आज और जब पहली बार खोल के देखा तो मतलब एक तो महाशिवरात्रि का दिन था मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट ऐसे दिन रिजल्ट आए और सक्सेस जब आपको मिलती है तो घर में जब बताया तो वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि ऑब्वियसली घर में मतलब यहाँ पे जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि सब बोल के रखते कि पहली बार में किसी का नहीं हो सकता बट जब आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं पहली बार में तो घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है उनको भी लगता है कि हाँ इसने मेहनत करी है तो मिल पा रहे हैं इसको रिजल्ट तो बेसिकली बहुत खुशी का माहौल था उस दिन और एकदम नर्व्स भी ठंडी हो गई क्योंकि IPS पीओ था अगले दिन और जब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो तो उतने ज्यादा डर नहीं रहता अब आपको कि एक जॉब तो है ही। यस, तो खुशी का माहौल बनना तो जायज था कि आपने कहा कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन बन गया था। तो इसी को लेकर मेरा अगला सवाल है कि आपने सबसे पहले एग्जामिनेशन कौन सी दी थी और उसका रिजल्ट क्या रहा? मैंने सबसे पहला जो एग्जाम दिया है वो RRB POB था जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ इसके बाद मैंने IBPS PO दिया जिसमें फाइनल मेरिट आउट हो गया मैं प्री मेंस इंटरव्यू सब उसके बाद एंड SBI PO में मेंस आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली वो मेरा पहला मेंस था एक्चुअली SBI का पहला मेंस हुआ था इस बार और IBPS क्लर्क में भी मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें बैंक ऑफ इंडिया मिला। तो मतलब अभी आपने IBPS RRB में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है तो आपका ज्वाइनिंग आ गया है या आने वाला है? मेरी ज्वाइनिंग 1 जुलाई को है। तब ज्वाइनिंग के पहले वाला टाइम अभी आप एंजॉय कर रहे हैं। ओके, बढ़िया। हाँ। ओके, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ने क्या आपको इस एग्जामिनेशन के सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए हेल्प किया। थोड़ा सा ये जानेंगे तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? सर मैंने 10th एंड 12th ICSE बोर्ड से करी थी ICSE ISC बोर्ड से एंड देन मैंने इंजीनियरिंग करी है इंदौर से बट और मेन ऐसा था कि मैं जून 2020 में पास आउट हुआ था एंड उस टाइम लॉकडाउन आ गया था अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वेव थी वो कोरोना की तो मार्च के बाद मैंने प्रिपरेशन करने का सोचा था कि मैं पहले मेरा तो प्लान था कि इंजीनियरिंग के बाद शुरू करूंगा क्योंकि दोनों चीज को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि लास्ट ईयर आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है
बट मार्च में जब लॉकडाउन आ गया और घर हम आ गए तो ऐसा लगा कि अब प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और 3-4 मंथ्स की प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट रहती है अगर आप पर्टिकुलर अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग को लोग कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को फायदा रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में सिर्फ हम एक चीज समझते हैं कि कैसे आप जो सिलेबस का ब्रेकडाउन है ना वो आप इतने अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो इतना ज्यादा वास्ट है कि वो कभी भी कवर नहीं कर सकते, पूरा 100 किसी को नहीं बनेगा, ये तो श्योर शॉट है। तो बेसिकली आप कितने अच्छे सिलेबस को समझ रहे हो, क्या चीजें ज्यादा आ रही कम आ रही हैं, ये चीज इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छे से सिखा पाती है, क्योंकि हम वहां पे एनालाइज बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब जो एनालिटिकल स्किल्स आपने इंजीनियरिंग में सीखे थे कि सिलेबस में से कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, ये आपको यहाँ पे काम आया। यस सर। ओके, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे आपके। आपने ये जो पहला एग्जामिनेशन दिया था आरआरबी पीओ का, तो इसके लिए आपने प्रिपरेशन कैसा किया था और क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी जिसकी वजह से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल गया? सर मैं पर्टिकुलर मतलब जब स्टार्टिंग किया था तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आरआरबी पीओ निकलेगा या एसबीआई पीओ निकलेगा, मेरा प्लान था कि पहले सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो, एकदम बेसिक क्वेश्चन से उठाओ, क्योंकि हमेशा बेसिक ही फाउंडेशन होती है। अगर आप हाई लेवल मतलब जैसा आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि हाई लेवल क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेंस ही डायरेक्ट निकालने हैं, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री ही नहीं निकाल पाओगे तो मेंस तो आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन से शुरू करो। मैंने बेसिक से शुरू किया, स्टार्टिंग के 1 मंथ मैंने ऐसा रखा था कि क्वांट के सारे चैप्टर हैं उसके बेसिक मेरा कवर हो जाए, मतलब बेसिक और मिड लेवल क्वेश्चंस। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में रखा था कि बेसिक पजल्स जो आती हैं, बेसिक सिलॉक्स जो होते हैं वो सब आने चाहिए। उसके बाद जब आप 1.5 मंथ के बाद जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो चुके हो तो धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन उठाना शुरू करो जो हाई लेवल क्वेश्चन है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और मॉक्स तो साथ में है ही, मॉक्स तो मतलब एकदम अल्टीमेट वेपन है, क्योंकि आप जितना ज्यादा यहाँ पे ब्लीड करोगे फाइनल वॉर में उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में हम जाते तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता, वहां पे अगर आपके सामने क्वेश्चन आया है तो या तो आपसे बनता है या तो नहीं बनता, वहां सोच नहीं सकते ना अपन कि ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना, तो इसमें मॉक का बहुत ज्यादा फायदा रहता है। ऐसे मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब प्रिपरेशन करी थी। ओके, तो प्रीलिम्स और मेंस की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन अगर किसी कैंडिडेट को लेना है तो जाहिर है प्रीलिम्स मेंस सारे स्टेजेस क्लियर करने के बाद ही सिलेक्शन मिलेगा। तो आपने मेंस के लिए कैसे पढ़ाई की थी, मतलब प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा सा सेग्रीगेट करके पढ़ा था या फिर एक साथ पढ़ा था? आपका क्या अप्रोच रहा था प्रीलिम्स और मेंस पढ़ने? सर मेरा अप्रोच ऐसा था कि मैं प्रीलिम्स जब पढ़ता मतलब स्टार्टिंग करी मैंने प्रीलिम्स के लिए ही, क्योंकि पहला टारगेट ही प्रीलिम्स होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो मेंस का कोई मोह नहीं। तो मेरा ऐसा प्लान रहता था कि सपोज मैंने कोई चैप्टर उठाया तो उसके बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करता था, बेसिक क्वेश्चन से धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता था, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तो 5-6 डीआई उठाता था मेंस लेवल उसी चैप्टर की। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहते हैं मेमोरी बेस्ड वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि अगर पिछले साल कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का सपोज क्वेश्चन आया है तो आप उसके 5-6 डीआईज लगा लो, अगर आपसे वो बन रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, भले आपको 2 घंटे लग रहे हो एक डीआई सॉल्व करने में, बट स्टार्टिंग में हमको ये देखना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मेंस में आपके मोर देन सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करके आओ और सब 2 मार्क्स करेंगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कोई मिनिमम तो है नहीं वहाँ। तो बेसिकली यही है कि साथ में लेके चलो, बट प्री पे भी फोकस करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन मेंस में जंप कर गए तो वो प्रीलिम्स ही दिक्कत दे जाए। ओके, तो मतलब कोई भी एक टॉपिक, मतलब आपने टॉपिक वाइज प्रीलिम्स और मेंस एक टॉपिक उठाया तो उसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ा। यस। ओके, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जरा बात करते हैं। रीजनिंग में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ? क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है कि अक्सर एस्पिरेंट्स यही कंप्लेंट करते रहते हैं कि पजल सॉल्व तो हो जाती है पर स्पीड नहीं बनता। तो क्या ये इशू आपने फेस किया था? और अगर फेस किया था तो फिर इसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला? सर एक्चुअली होता क्या है कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मॉक्स दिए थे तो मुझे भी लगता था ये 4 पजल्स आती है 2 बन जाएंगी, लेकिन 2 के अलावा और लास्ट ईयर तो 5 पजल आने शुरू हो गई
हुई थी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीलिम्स में 5 पजल्स आई हैं। तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो मुझसे भी नहीं सॉल्व होता था, ऐसा लगता था कि 7-8 मिनट इसी में लग रहे हैं, इतना टाइम तो है नहीं। तो मैं मतलब अलग अलग अप्रोच अपनाता था, कभी मिसलेनियस क्वेश्चन पहले करने लग जाता था कि शायद 8-10 नंबर वहां गेन करो, 2 पजल करो, 20 नंबर आ गए आपके। बट ऐसा है कि अगर पजल्स में आपको मास्टरी चाहिए तो आप डेली 20 से 30 पजल्स डिफरेंट काइंड की बनाओ और उसको एनालाइज करो कि कितने मेथड से हम बना सकते हैं, क्योंकि एक पजल बनाने के अलग अलग बच्चों के अलग अलग अप्रोच रहेंगे, लेकिन आप अगर उस पर एनालाइज करोगे तो आपको 3-4 मेथड मिल सकते हैं कि ऐसे करा जा सकता है। और बेसिक पे हमेशा स्टिक रहो, स्टिक टू द बेसिक ऑलवेज, क्योंकि अगर आप वो कंडीशंस लेके बना रहे हो तो उसी को लेके बनाओ। बस ऐसा होगा कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप जल्दी जल्दी कंडीशन को एलिमिनेट करोगे। अब अगर आप सिंगल पॉसिबिलिटी पे चल रहे हो, अगर वो गलत हो गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शॉर्टकट तो है ही नहीं यार। तो देयर इज नो यही मेरी, शॉर्टकट टू सक्सेस। यस तो ये तो बात रही अपनी प्रीलिम्स के पजल की, तो जरा मेंस के पजल के बारे में बात करते हैं। मेंस के पजल को लेकर भी एस्पिरेंट बहुत परेशान रहा करता है कि मेंस एग्जामिनेशन के पजल सॉल्व होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आपने सर। जब पहली मेंस की पजल ट्राई की थी, पहली मेंस की पजल, आपको टाइम कितना लगा था और फिर उसके बाद ने आपने उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया? सर मेरी पहली मेंस की जो मॉक थी वो 2 घंटे चली थी और अनसॉल्व होके गई थी। मेरे से मतलब वो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा कंडीशंस रहती हैं कि उसको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर मैंने वापस प्रीलिम्स वाली जो पजल्स होती हैं उस पर एनालाइज करना शुरू किया। जो प्रीलिम्स की जो एनालाइज होती है ना वो मेंस के पजल्स में बहुत काम आती है, क्योंकि मेंस के पजल्स जो रहती हैं वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बट वो कंडीशंस में आपको घुमाता रहता है इधर से उधर। उसके लिए अगर आप जितना ज्यादा एनालाइज पहले करके आए हो वो मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता रहता है कि अगर ये कंडीशन लगाऊंगा तो यहाँ पे फंसना है। तो इसमें आपके और मेंस की जो पजल रहती है वो मोर देन सफिशिएंट टाइम पेपर में रहता है। आप अगर 4 पॉसिबिलिटी भी बन रहे हैं तो पूरी 4 बना के ही चलो, क्योंकि आपको सॉल्व करने से मतलब अपन को वहां पे टाइम उतना ज्यादा नहीं देखना। और मेंस के पेपर में एक चीज और अच्छी है कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इक्वल वेटेज पे रहते हैं, 2-2 मार्क्स सबके रहते हैं। तो ऐसा आप ये भी कर सकते हो कि ब्लड रिलेशन और ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग किसी की अच्छी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते आपको मार्क्स गेन करना है, क्योंकि वहां पे हमको आईबीपीएस जज नहीं कर रहा है कि आप पजल सॉल्व करके सिलेक्शन ले रहे हो या मिसलेनियस कर। तो वहां पे बहुत एडवांटेज रहता है, बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अच्छी रखनी पड़ती। यस, मतलब किसी भी एस्पिरेंट को अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के एनालिसिस के बेसिस पे जितने भी जहां से भी मार्क्स मिलते हैं उतने मार्क्स वहां से बटोर लेने चाहिए। ओके, तो जरा अभी मैथ्स और रीजनिंग के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इंग्लिश इस सब्जेक्ट पर आता है, तो मतलब इंग्लिश का नाम लेते ही बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है कि यार ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये तो बनता ही नहीं है। मतलब कितना भी पढ़ो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो आपका सिनेरियो इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश आपकी पहले से अच्छी थी, एवरेज थी, और आपकी इंग्लिश जिस लेवल पर थी उससे सिलेक्शन लेने के लिए आपने क्या क्या किया? तो मेरी इंग्लिश मतलब अच्छी थी, मतलब एवरेज थी, बट मेरी कॉम्प्रीहेंशन स्किल ठीक थी। मतलब मुझे, मैं अपने आप को उसमें बैक कर रहा था कि कॉम्प्रीहेंशन में मुझे एक भी मार्क्स लूज नहीं करना। और 30 मार्क्स का प्रीलिम्स पेपर में 8 to 9 मार्क्स कॉम्प्रीहेंशन के रहते हैं। तो मैं पूरा फोकस करता था कि कॉम्प्रीहेंशन में मेरे एक भी मार्क्स नहीं लूज हो। उसके अलावा कुछ चीजें आती हैं जैसे कि फिलर्स होते हैं, ये सारे स्टूडेंट से बनते हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी सबसे बनती है। तो अगर आप 20-22 मार्क्स तक भी पहुंच जा रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 आई थिंक कोई भी नहीं लाता, और जो लाता है उसके दूसरे सेक्शंस भी वीक रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो तीनों में 100 आउट ऑफ 100 ला दिया। तो बेसिकली अप्रोच ये रखना चाहिए कि आप वो चीजें छोड़ दो जो आपसे नहीं बन रही। मेरे से जैसे सपोज पैराजंबल मेरे से नहीं बनता, तो मैंने किसी भी प्रीलिम्स या मेंस पेपर में पैराजंबल अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैंने देखा भी नहीं कि वो इजी था या टफ था। मेरे को कई बार ऐसा भी हुआ कि बाहर आया, मेरे को लोगों ने बोला कि इजी आया था इस बार, बट मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता था कि वो 5 मार्क्स मेरा सिलेक्शन नहीं रोक रहा है, क्योंकि मैं दूसरी जगह से वो मार्क्स इक्वली गेन कर रहा हूँ। ऐसे सेम उसमें होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपकी रीडिंग की स्किल से अच्छी हो जाती है, मतलब एटलीस्ट आपको इतना पता रहता है कि कौन से सेंटेंस में कहाँ पे एरर है,
आप ऐसा हो सकता है कि ये ना बता पाओ कि वहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा, ये मिस्टेक, बट आईबीपीएस हमको ये नहीं जज करने को बोल रहा, वो सिर्फ मिस्टेक्स ढूंढने को बोला है, तो वो इजी रहता है। तो बेसिकली ऐसा ही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो, वहां पे कोई जरूरत नहीं है कि ऐसी चीजें अटेम्प्ट कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि वो सही होगी भी या नहीं। अगर किसी एस्पिरेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम है और वो इंग्लिश को लेके स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट ऐसा क्या करे कि वो अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स इंग्लिश में ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस किया होगा, तो उनको आपने कैसे सॉल्व किया और कोई भी एस्पिरेंट इसको कैसे किस एंगल से देख सकता है? सर मेन प्रॉब्लम मैंने जितनी मतलब सुनी है लोगों से या मैंने भी फेस करी थी, वो थी कॉम्प्रिहेंशन के टाइम, रीडिंग टाइम में बहुत ज्यादा समय चला जाता है। सपोज अगर कोई पजल है तो सॉरी कोई आरसी है, तो अगर 10 से 12 मिनट अगर वो हम पढ़ने में लगा दिए तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता। तो उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग तो सब करते ही हैं, मतलब हर जगह न्यूज़पेपर रीडिंग को रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा दिन में 2 से 3 आप सेक्शनल मॉक्स इंग्लिश के और डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करो। कभी आप आरसी पहले लगाओ, कभी आरसी एंड में लगाओ और देखो बेस्ट सूट क्या कर रहा है आप पे। इसी के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि अच्छी चीज ये है कि मिसलेनियस क्वेश्चन आप पहले भी कर सकते हो। आप अपना टाइम ब्रेकअप कर लो, 20 मिनट में 8 मिनट तक मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है आरसी को छोड़, तो आप 12 मिनट आराम से आरसी को दे सकते हो। आप अगर स्लो रीडर हो तो, फास्ट रीडर हो तो आप पहले, जैसे मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि मैं फास्ट रीडर, मुझे रीडिंग बहुत जल्दी हो जाती थी, तो मैं 5 से 6 मिनट लेता था। और सबसे अच्छी चीज होती है आरसी में कि आप पहले क्वेश्चन देख लो। कभी आप आरसी से पहले आप सारे क्वेश्चंस देख लो कि वो पूछ क्या रहा है। तो जब आप रीड करोगे ना, तो आपके सामने जैसे ही वो क्वेश्चन दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ इससे रिलेटेड पूछा, तो वहां पे आप फोकस करके आप देख सकते हो। तो आरसी अगर अच्छी होगी, क्योंकि मेन यही होता है कि रीडिंग में टाइम लग जाता है, तो पूरा क्वेश्चन हो ही नहीं पाते बच्चों से। और फिर एंड में अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में पैराजम्बल जैसे किसी ने अटेम्प्ट कर दिया तो वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होती है लिटरली। 5 से 6 सेंटेंस मैनेज करना, और अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो मतलब जितना अभी आपने बताया, जितना भी चीजें आपने इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस की, वहां से एक चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि इंग्लिश को रट्टाफिकेशन की तरह ना ट्रीट करते हुए थोड़ा सा एक हैबिट में लाए तो ज्यादा सही रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए। सर एक्चुअली एक चीज और है इसमें कि लोग ग्रामेटिकल रूल्स की बहुत बात करते हैं, मतलब ग्रामेटिकल रूल्स को मतलब याद करने की कोशिश करते हैं। एंड मैंने 4 प्रीलिम्स 2-3 मेंस जितने भी दिए हैं, इन सब में देखा कि ग्रामेटिकल रूल्स का कोई यूज ही नहीं है। वो हल्की हल्की आपको मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स ही मेन फोकस होती है इन पेपरों में। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे वो फिलर्स भी आते हैं, वहां पे भी आप अगर नॉर्मल रीडर हो तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस, ये वर्ड बेस्ट फिट होगा, मतलब एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाता है। तो मेरे हिसाब से ग्रामेटिकल रूल्स को याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आप रीडिंग कर लो वही टाइम पे, वो ज्यादा बेटर है। सो रीडिंग इज द सेवियर फॉर इंग्लिश सेक्शन। यस। यस, तो रीडिंग से मतलब आपको जीए में भी फायदा हो सकता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो इसी से, हाँ यस, तो इसी से हम जीए की स्ट्रेटेजी पर आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक्स आपने कैसे प्रिपेयर किए? मतलब यूजुअली एस्पिरेंट के दिमाग में होता है कि मेंस में हमें जनरल अवेयरनेस देखना है, प्रीलिम्स तो क्लियर होने देते हैं, फिर मेंस में देखते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका अप्रोच इस टॉपिक को लेकर कैसा था और आपने प्रिपरेशन कैसे? सर मेरा अप्रोच और जो मैं रिकमेंड करूंगा वो दोनों डिफरेंट है एक्चुअली, क्योंकि मेरा अप्रोच के ऐसा था कि मैंने 3 मंथ्स में प्रिपेयर किया, तो मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं था कि मैं जीए को भी साथ में लेके चलूं, उन 3 सेक्शंस भी मुझे लेके चलने थे। तो मैंने तो प्रीलिम्स के बाद ही शुरू किया था, बट प्रीलिम्स के बाद मेरी इतनी प्रिपरेशन थी बाकी सेक्शंस में कि मैं वो नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ मॉक्स देता था मेंस के, और बाकी दिन भर मैं जीए ही पढ़ता था। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि साथ में लेके चलो, क्योंकि एंड में सबसे नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एंड में क्वांट्स पढ़नी है या रीजनिंग, अगर कुछ टॉपिक वीक है तो आप उस पर टाइम नहीं दे पाओगे, फिर आपको जीए ही इतनी ज्यादा वास्ट है कि वो कवर करने में पूरा दिन चला जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि एक तो आपकी रीडिंग स्किल्स उसमें भी इम्प्रूव ही हो रही हैं, क्योंकि आजकल तो जितनी भी शीट्स आती हैं सब इंग्लिश में रहती हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो तो वो भी इंग्लिश में ही है।
तो एक तो वो भी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ये होता है कि बाद में जब आप पढ़ने बैठते तो आपको कुछ नया सा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हाँ सब पढ़ा हुआ है। जैसे मैं पढ़ रहा था, मुझे तो सब नया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने 3 से 4 बार रीड करने के बाद मुझे वो चीजें सेट होना शुरू हो गई माइंड में कि हाँ ऐसे आंसर्स है। तो बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि साथ साथ करते रहो। तब बाद में शुरू करने का सबसे मेजर ड्रॉबैक यही है कि जो चीजें कम एफर्ट्स में हम पहले कर सकते थे उन्हीं के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यस सर, ओके, अगर एक्चुअली आपके पास टाइम है तो फिर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते। मेरे पास टाइम नहीं था, बट बाकियों के पास अभी है, जैसे अभी कोई एग्जाम्स नहीं है तो अभी वो कर सकते हैं। ओके। सो अभी हमने सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात कर लिया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अभी नेक्स्ट सेशन पे, मतलब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अभी आपने मतलब आरआरबी में तो डिस्क्रिप्टिव देखा नहीं होगा। ओके, नहीं नहीं तो आईबीपीएस पीओ में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसके लिए आपने कोई अलग से तैयारी की थी? आपकी स्ट्रैटेजी कैसे थी? सर, आईबीपीएस पीओ के लिए जब मेरा डिस्क्रिप्टर का मुझे आइडिया था, एक तो वो बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब 20 मार्क्स तक अगर आप 25 में गेन कर लेते हो तो आप बहुत सही है, क्योंकि इतना ज्यादा मेंस का कट ऑफ आता नहीं। तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि आखिरी के 7 दिन, मतलब मेंस के एक वीक पहले से मैं एक लेटर और एक ऐसे लिखना शुरू कर दिया था। अब इसके लिए आपको हेल्पफुल रहते हैं एडिटोरियल्स। जो आप एडिटोरियल्स में पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि वहां से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है कि हमको क्या मतलब लिखना है। और मैंने डिस्क्रिप्टिव में एक चीज और देखी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं आते, ऐसे टॉपिक आएंगे कि आपको बन ही जाएगा। जैसे अभी करंट में शायद ऑनलाइन टीचिंग के बारे में आया था इस बार, नॉर्मल है ये सब, वर्क फ्रॉम होम के बारे टीचिंग में था, आया था। यस, कोरोना से रिलेटेड, पैंडेमिक से सिचुएशन से भी टॉपिक थे। यस सर, वर्क फ्रॉम होम था। मतलब ऐसा है कि हम डेली लाइफ में देख रहे हैं हमारे घर के ही रिलेटिव्स ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है और सामने कंपनी वालों की क्या, मतलब उनके लिए क्या एडवांटेज है। मतलब बहुत इजी टॉपिक थे, ऐसे नहीं था कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ दिया था। यस, तो मतलब बेसिकली कोई भी अगर अपने डे टू डे लाइफ के सिनारियो में आजू बाजू क्या चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा अवेयर है तो डिस्क्रिप्टिव की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। यस सर, और लेटर के लिए तो और इजी रहता है कि लेटर में आधा तो आपको फॉर्मेट ही याद करना है। अगर आप फॉर्मेट याद कर लियो तो बीच की बॉडी में मुश्किल से 7 से 8 लाइन लिखते हैं, इतने में आपके वो वर्ड्स लिमिट जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो लेटर लिखना और ज्यादा इजी होता है जब आप मेंस में जाते तो मतलब डिस्क्रिप्टिव के लिए आप सभी को क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव के लिए बस रीडिंग रेगुलर रखनी है। रीडिंग आपको 2-3 जगह हेल्प करने वाली है। रीडिंग से आपका जनरल अवेयरनेस इंप्रूव होगा। इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको अच्छे से उसका आइडिया लगने वाला है। तो निमिष सर से अभी ये पूछते हैं कि आपने अभी मतलब प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी तो हमें बता दी, ठीक है, पर पीओ बनने के लिए इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। तो सर अभी आपके हैं। इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पर आने से पहले आपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? आपने अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, ये जानते हैं। सर, इंटरव्यू जब मेरा था तो एक्चुअली वो मेरा पहला इंटरव्यू था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो नर्वसनेस थी कि मतलब कैसा क्या होगा, अंदर जाके क्या होगा। तो मैंने एक दो अपने सीनियर से कंसल्ट किया कि मतलब कैसा क्या होता है, कैसे अपन जाते हैं अंदर। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है, ये सब हो जाएंगी। बट इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप अपने आप को कितना ज्यादा बैक कर सकते हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा बैक करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा हाई रहेगा। अंदर बहुत ज्यादा इजीली वो, मतलब ऐसे हो सकता है कि आपके साथ आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उतने ही इजी क्वेश्चन ही आते हैं आपके पास। अगर आप डरे हुए हो तो सामने इंटरव्यूअर भी आपको डराने की कोशिश करता है और नर्वस हो जाते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। बट आप वहां पे जितने ज्यादा काम रह सकते हो, क्योंकि वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि आपसे बनता नहीं है। सपोज किसी मुंह में कि आप इनका नाम बता दो, प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं। आपसे ही रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग पूछेंगे। अब इसमें एक और चीज रहती है, स्टूडेंट्स डरते हैं कि सपोज किसी की डिग्री में परसेंटेज कम है तो उनको लगता है कि इंटरव्यूअर उनको ग्रिल करेगा। बट आप उनको जेन्युइन आंसर दो, कुछ तो रीजंस होंगे ही। अगर आपकी डिग्री में परसेंटेज कम है या ज्यादा है, अगर आप ज्यादा है तो आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट का बेसिक आपको पता होना चाहिए।
बैंकिंग का वो बहुत ज्यादा बेसिक पूछते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अभी हम बैंकर्स तो है नहीं, अभी हम बनने वाले हैं, तो हमको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक टर्म्स तो हमको पता होनी चाहिए, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट्स जो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो उस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इस पे आप जितना ज्यादा जानते हो अच्छी बात है, आप जहाँ से आ रहे हो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड, इस पे ज्यादा इंटरव्यू में कभी कुछ नहीं पूछते, बस वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा है कि एज एन ऑफिसर आप इतने कैपेबल हो कि आप किसी के सामने बैठ के आंसर कर सकते हो या नहीं। बाकी बहुत अच्छी प्रोसेस होती है इंटरव्यू, आई थिंक बेस्ट प्रोसेस होती है पूरे इसमें। ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पर इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का चांस मिलता है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मौका है। इंटरव्यू में निमित सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको नहीं आता था, सामने से क्वेश्चन आया और आपको आंसर पता ना हो? अगर था ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आपने उस सिचुएशन को कैसा हैंडल किया? नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक जगह उन्होंने मतलब ऐसा कोशिश करी थी, ट्राई किया था कि शायद ये नर्वस हो जाए, उन्होंने मतलब थोड़ा सा मुझे बोला कि आप प्लेसमेंट में क्यों नहीं गए, आप अभी अभी पास आउट हो। तो उसमें मैंने टैकल कर लिया था उनको बहुत इजीली, मतलब मुझे पता था कि ये क्वेश्चन रेज करेंगे ही, एक्चुअली मैं पहले से प्रिपेयर था इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने उनको टैकल कर लिया था। बट यही एक क्वेश्चन है, बाकी एज सच इन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे जो आपसे बनते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आप उनको डायरेक्ट सॉरी बोलिए, कोई गलत आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके। तो यस, अभी हमने आपके पूरे प्रोसेस के बारे में जाना कि प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की और उसमें आपने सक्सेस कैसे अचीव की। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना टारगेट सेट किया है और आप उसके लिए एफर्ट्स ले रहे हो, ठीक है, बट कभी कभी मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग लगने लगता है, कुछ चीजें मन के हिसाब से नहीं होती है तो टेंशन आने लगती है। जैसे अभी आपने भी मतलब अपना मॉक का स्कोर 27 से सिलेक्शन के लेवल तक ले जाने के लिए एफर्ट्स किए, बट इसमें कभी कभी कुछ टॉपिक्स ने परेशान किया होगा, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगता होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते और मॉक्स के जो मार्क्स होते हैं ना, 27 तो मेरा ऐसा था कि प्रिपरेशन ही, 27 से 45 में बहुत जल्दी जंप जंप कर गया था, मुश्किल से एक वीक में 45 तक आ गया। बट ये 45 से 60 का बैरियर मुझे एटलीस्ट 1.5 मंथ्स लग गए ये बैरियर क्रॉस करने में। और कभी कभी तो ऐसा लगता था यार इससे ज्यादा तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो। तो मैं कभी कभी ऐसा रहता था कि मेरा मैं मॉक्स बंद कर देता था, पढ़ाई बंद कर देता था और थोड़ा सा एक दिन का कंप्लीट रेस्ट लेता था। मतलब या तो मैं बाहर चला जाता था या उस दिन मैं 2 से 3 मूवी देखता था, मतलब ऐसा था कि माइंड को जितना ज्यादा शांत रखने की कोशिश, क्योंकि जब आप ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे तो धीरे धीरे डिमोटिवेशन आने लग जाती, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। आई थिंक AIR 1 भी हो, चाहे आप लास्ट हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा 6 साल से, बट ये बहुत चीजें सिंपल है कि डिमोटिवेट आप होगे ही होगे। उसके लिए सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो उस चीज, थोड़ा सा मत, और इतना भी मत करो कि दोबारा मतलब किताब ही नहीं खोले। ऐसा है कि एक दिन का रेस्ट ले लो, आप घूमने जा सकते हो आसपास। इससे क्या होगा कि आप जब वहां पे कहीं बाहर रहोगे या मूवी देख रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे कि मॉक में क्या हो रहा है, आपको पता चलता रहेगा कि यार ऐसा वहां पे दिक्कत है। और जब आप एनालाइज करते हो तो आपको मिस्टेक्स पता ही रहती। जैसे सपोज ऐसा हो सकता है कि जो क्वांट है अपन एक ही डीआई कर पाए और छोटे छोटे क्वेश्चन कर पाए, जो दूसरी डीआई थी वहां पे जाके अपन ने गलती कर दी और वो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो अगले बार ना हो ऐसा। तो आप वहां पे बार बार देखते रहो कि ऐसा हुआ क्यों, मैं उस टाइम क्या सोच रहा था कि ये गलत हो गया। सेम थिंग गोज विद पजल, अगर आपसे एक बार में नहीं बनी है वो, तो आपने दोबारा उस पर अटेम्प्ट मारा होगा, वो टाइम वेस्ट हुआ होगा। तो आप कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम जब सेम काइंड ऑफ पजल आए तो आप उसमें टाइम ना वेस्ट करो। एक्चुअली बहुत अच्छी कहानी है। मैं मॉक में एक पजल लगाया था, वो मेरे से बन गई थी एक्चुअली, बट मैंने उसमें 7 मिनट दिए थे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का मॉक था और IBPS PO के प्रीलिम्स में सेम पजल आई, एग्जैक्ट सेम, और उन्होंने पहला 5 क्वेश्चन उसी सेम पजल के रखे थे। मैं देखते ही स्किप कर दिया था, एंड जिस जिस स्टूडेंट ने वो पजल उठाई थी, मैंने सबके अटेम्प्ट पूछे थे 18 19, इससे ज्यादा नहीं थे, और मेरे 25 अटेम्प्ट थे, क्योंकि मेरे को पता था कि वहां पे वो टाइम टेकिंग ही है क्वेश्चन।
इजी है वो तो बनना ही है, वो तो सारे स्टूडेंट से बन जाएगा, अगर किसी को भी प्रीलिम्स का पेपर दोगे वो बना ही ले। बट इम्पोर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलती थी कि मतलब सोचो आप एनालाइज कितना ज्यादा कर रहे हो चीजों को, बहुत ज्यादा काम आए। यस, किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने प्रिपरेशन में जो कुछ भी गलतियां करता है या जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस करता है वो उससे क्या सीखता है, क्योंकि इन्हीं से सीखी हुई चीजें अल्टीमेटली आपको आपके सिलेक्शन के करीब लेके जाएगी। सर इसमें एक चीज और कि जो मॉक एनालिसिस लोग बोलते हैं ना, उसमें लोग क्या देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ या छूट गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुमने कौन सा क्वेश्चन सही किया है। अगर तुमने उसको 10 सेकंड के क्वेश्चन को 40 सेकंड दिए सॉल्व करने में, तो वो वर्थ इट ही नहीं है। एक्चुअली वहां से ही मिस्टेक शुरू होती है जो एंड में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वहां पे ज्यादा फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, तो अभी मतलब थोड़ा सा एक चीज के बारे में मुझे तो जानना है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि रिजल्ट आने से कुछ मूवमेंट पहले आप एस्पिरेंट थे, पर जैसे ही रिजल्ट आया आप पर एक ऑफिसर का टैग लग गया, तो ये ऑफिसर बनने की फीलिंग अभी कैसी है? सर पहले तो ऐसा मतलब बिलीव ही नहीं होता, लिटरली आपको मतलब बिलीव ही नहीं होगा कि अभी कल तक मैं एक नॉर्मल उस भीड़ का हिस्सा था और अब मैं सेग्रीगेट हो गया हूँ, अचानक से वो एक ऑफिसर बन गया हूँ। और ऊपर से जब आपको विशेष आनी शुरू होती हैं तो आप बहुत अच्छा फील करने लग जाते हो कि यार मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। एंड अब सोसाइटी में भी जैसे जहाँ पे आप रहते हो आसपास के लोकेलिटीज में, जब आपको मतलब लोग आपको इस नजर से देखते हैं कि ये ऑफिसर है, और कल तक एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान था लेकिन आज पे ही बोलते हैं कि ये आज ऑफिसर जा रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी मतलब अच्छा लगता है, मतलब काफी अच्छा फील होता है कि हाँ अच्छी चीज कर रहे हैं कुछ। ओके, बढ़िया। तो आपका ये पूरा सफर रहा है, मतलब आपने सिलेक्शन में जो जो कुछ भी किया, ये पूरे जर्नी में टेक्स्ट बुक का कोई रोल रहा है? आपको टेक्स्ट बुक के तरफ से कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प मिली? तो टेक्स्ट बुक के सबसे इम्पोर्टेंट तो उनकी जो मतलब सीरीज है टेस्ट सीरीज, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हो ना, तो लोग यही बोलते हैं क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, वेराइटीज कहाँ से मिलेगी। आप एक बार वहां पे जाके विजिट करो, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं और वेराइटीज हैं, आपको खुद मतलब फील होगा। उसमें शायद मेंस लेवल का भी रहता है, मेंस लेवल के डीआईज हैं, तो लोगों को क्वेश्चन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सब है वहां पे अवेलेबल। उसके बाद आपकी जो मतलब जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें सारे इतने ज्यादा टेस्ट है कि आपको टेस्ट की कभी कमी नहीं होगी, आप पूरे एक साल के पेपर आराम से दे सकते हो। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा है। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए तो। ओके, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ने आपको बहुत सारी हेल्प की और आपका एक जो सर्च था क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए कहीं ना कहीं इसने आपकी मदद की। ओके, तो अभी निमित सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब अभी आप जिस डेजिग्नेशन पे हो, क्या आप वो सेटिस्फाइड हो अभी, और मतलब इंटरनल एग्जामिनेशंस के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई और एग्जामिनेशन है जो आपको मतलब ऐसा टेम्पटेशन दे रही हो? एसबीआई पीओ हो, आरबीआई ग्रेड भी हो, आपके फ्यूचर का प्लान क्या है? सर एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ तो मैं अभी फिलहाल ऐसा मतलब लेके नहीं चल रहा हूँ, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। बट आरबीआई ग्रेड बी और सेबी, इन सबको मैं लेके थोड़ा पॉइंट मतलब सोच रहा हूँ कि इन पे ही वर्क किया जाए, क्योंकि एज एज है अभी मेरे साइड में, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि अभी मैं यंग यंग हूँ और अभी प्रिपेयर करके ही निकला हूँ, तो मेरे लिए वहां पे हेल्पफुल रहेगा थोड़ा। तो अभी फ्यूचर में तो यही सोचा है, बाकी लेट्स सी अच्छा है। यस, जरूर जरूर आप एफर्ट्स लेंगे जैसे अभी आपने इसके लिए लिए हैं, तो जरूर एक ना एक दिन हम फिर से यहाँ पर आप ही का इंटरव्यू कर रहे होंगे जिसमें आप अपने आरबीआई ग्रेड बी या सेबी की सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे। तो हम सभी की तरफ से आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर जुड़कर अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एस्पिरेंट के साथ शेयर करने के लिए। एक छोटी सी नोट के साथ इस सेशन को, इस इंटरव्यू को, छोटे से सेशन को कंक्लूड करेंगे कि आप बस एक आखिरी मैसेज आपसे हम चाहते हैं कि आप जिस मकाम पे है उस मकाम पर आने के लिए एस्पिरेंट अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो लोग इस मकाम पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आपका एक मैसेज।
और मेरे लिए मतलब उनके लिए सिंपल एक मैसेज है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सोचो कि अभी मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरे पास कोई अटेम्प्ट नहीं, भले आपको पहले अटेम्प्ट हो बट यही सोच के चलो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब आप एग्जाम्स देने जा रहे हो तो यही सोच के जाना कि इसके बाद बहुत अटेम्प्ट है, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, अगले बार वापस देंगे। इससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत अच्छा बन जाता है। एक्चुअली एक डायलॉग है, मुझे मतलब एक सर ने बताया था तो मुझे याद है, भाग मिल्खा भाग का था। जब वो लास्ट रेस में जा रहे होते हैं तो वो उनसे बोलता है कि शायद ये आपकी आखिरी रेस होगी, तो उन्होंने यही आंसर किया था कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही जैसे मेरी आखिरी रेस हो। वो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगता था, जब भी मुझे ऐसा डिप्रेस फील होता था मैं वो सिर्फ वो डायलॉग वो यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च मारता था, क्लिप देखता था और बस। मेरे लिए यही मैसेज है सबके लिए। ओके, बढ़िया। थैंक यू सो मच निमित सर, आपके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।